Good morning, student. I am Miss Seema Patel. So today we will see the topic that is gynecological disorders in the pregnancy. Means some kind of gynecological disorders present during the pregnancy, which is very harmful for the mother and for the fetus also. Okay. So we'll see what are the gynecological disorders present during the pregnancy. So first is abnormal vaginal discharge. There is an increased cervical secretions and vaginal transudate during the pregnancy. Due to increased vascularity and hyperestrogenic state, the discharge is thick, mucoid in nature and the non-irritating. Okay, so abnormal vaginal discharge is common during the pregnancy. Okay, it's one kind of cervical secretions and the vaginal transudate. Transudate, that means filtration or the filtrate form of blood. Okay, and that is also present because of or due to the increased vascularity. Means during the pregnancy time vascularity of the muscles and blood vessels are increases. Okay, उसके कारण होगा. And then hyper estrogenic state, मतलब कि एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. एंड द डिस्चार्ज इज थिक, ठीक है, वो थिक रहेगा. एंड म्यूकोइड इन नेचर, दैट मीन्स म्यूकस नेचर ऑफ द सिक्रेशन इज लाइक म्यूकस एंड इट इज़ नॉन इरिटेटिंग फॉर द women. एंड एक्सेप्ट इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल हाइजीन, नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड. मीन्स जब एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है किसी वीमेन में, तो इसमें हमको जस्ट क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है इन दी पर्सनल हाइजीन में. इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल या फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, सो दैट इज़ दी एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. देन सेकेंड इज ट्रैकोमोनास वजाइनलिस. Trichomonas vaginalis is a parasitic protozoan that infects the urogenital tract of both the women and the men. It is the most common sexually transmitted infection. Okay, so Trichomonas vaginalis ये one kind of क्या है, sexually transmitted infection है, जो कि men और women दोनों को equally affect करता है. क्योंकि ये किसको affect करता है, mainly urogenital tract को. Okay, एंड देन इसका जो पैरासाइटिक है वो प्रोटोजोआ है. एंड द इन्फेक्शन इज़ नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. द क्लिनिकल फीचर्स रिमेन दी सेम एज इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट. ओके, जो इसमें इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम. ठीक है, और इसमें जो भी क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो एज इट इज़ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जैसा दिखता है वैसे ही रहेगा. And the treatment consists of prescribing the metronidazole flagyl and 200 the dose is 200 mg thrice daily for 7 days. ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली हम कौन सा ड्रग देते हैं, मेट्रोनिडाजोल, दैट इज एंटीबायोटिक ऑल्सो एंड एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन ऑल्सो. एंड द डोज इज 200 mg थ्राइस डेली. ठीक है, डेली हमको 3 डोज देना है इसका फॉर कंटिन्यू 7 डेज तक. एंड मेट्रोनिडाजोल शुड बी अवॉइडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. द हस्बैंड शुड बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली. ठीक है, जो मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है, उसको हमको हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स हो सकता है फीटस में, इसलिए हमको अवॉइड करना है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. एंड जो भी हस्बैंड है उनको भी साइमल्टेनियसली ये जो ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल का वो भी लेना चाहिए. The next is Moniliia vaginatis. Vaginitis due to the Candida albicans is relatively more common than Trichomonas vaginalis. ठीक है, जो मोनिलिया वजाइनाइटिस है वो किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस, दैट मीन्स फंगल इन्फेक्शन के कारण. ठीक है, लेकिन ये क्या है, दैट इज़ मोर कॉमन दैन दी ट्रैकोमोनास वजाइनलिस. इसके प्रीवियसली हमने देखा ट्रैकोमोनास वजाइनलिस, उससे ये क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है. And its growth is favored by the high acidic pH of the vaginal secretions and frequent presence of the sugar in the urine during the pregnancy. ठीक है, और जो मोनिलिया वजाइनाइटिस जो है, ठीक है, इसका जो है ग्रोथ जो है कब इंक्रीज़ होता है, जब वजाइनल सिक्रेशन का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक रहता है. ओके, और जब कभी भी यूरिन में, ठीक है, शुगर का अमाउंट इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, तो इस टाइम पे मोनिलिया वजाइनाइटिस को प्रॉपरली मीडियम मिल जाता है. ठीक है, इसके कारण ये इन्फेक्शन होगा. एंड इट इज़ मोर प्रिवलेंट इन द डायबिटिक
प्रेगनेंसी मीन्स जिसको भी मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है या डायबिटीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। एंड ट्रीटमेंट इज़ बाय यूज़ ऑफ मैकोनाजोल vaginal cream, one applicator full high up in the vagina at bed time for the 7 nights। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है मेनली हम, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो हम एंटी फंगल ड्रग देंगे, जैसे कि इसमें लिखा है माइकोनाजोल वजाइनल क्रीम, और ये 1 एप्लीकेटर फुल्ली हमको लगाना है इन दी वजाइनल एरिया, और ये बेसिकली बेड टाइम में ही दिया जाता है फॉर दी कंटिन्यूसली 7 नाइट तक। ओके, the next is cervical polyp. During the pregnancy there is increased vascularity and as a result any pre-existence polyp bleeds, confusing the diagnosis with the threatened abortion in early months and constitutes extra placental cause of antepartum hemorrhage in the later month। okay, means सर्वाइकल पॉलिप जो रहता है, ठीक है, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है कि वैस्कुलैरिटी, एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि वैस्कुलैरिटी ऑफ द मसल्स एंड ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। तो समटाइम्स प्री एग्जिस्टेंस पॉलिप ब्लीड, मतलब बिफोर, पहले ही मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो समटाइम्स ये डायग्नोसिस में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि अगर अर्ली मंथ में किसी टाइप का ब्लीडिंग होता है तो दैट मे बी बिकॉज ऑफ द थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, और अगर ब्लीडिंग इन द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज। तो इस वजह से जो भी ब्लीडिंग होता है इन दी सर्वाइकल पॉलिप कंडीशन, ठीक है, तो वो कंफ्यूज करता है विद दी थ्रेटेंड अबॉर्शन एंड दी एंटीपार्टम हेमरेज, एंड द डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड बाय द स्पेकुलम एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं हम, बाय द स्पेकुलम एग्जामिनेशन। and the polyp should be removed as in the non-pregnant state and should be sent for the histological examination। ठीक है, और ऐसे केसेस में मतलब जब कभी भी सर्वाइकल पॉलिप होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, तो उसको हमको रिमूव करने के लिए, ठीक है, जैसे हम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिमूव करते हैं, देन उसको कहाँ सेंड करना चाहिए, इन द लेबोरेटरी फॉर द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। मीन्स एग्जैक्ट कॉज क्या था कि वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम हुआ है, ये चीज़ हमको जानने के लिए उसको सेंड करना होता है। देन द कार्सिनोमा सर्विक्स विद द प्रेगनेंसी। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स दैट मीन्स कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सो द इंसिडेंस ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज़ अबाउट द 1 in 2500 प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो जो सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है उसका इंसिडेंस रेट होता है आपका आउट ऑफ 2500 केस आपको 1 केस ऐसा मिलेगा इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, जो कि सर्वाइकल, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सर्विक्स रीजन में क्या है, सर्वाइकल कैंसर फॉर्म हो गया है। देन इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, एसिम्टोमेटिक केसेस in that cytologic screening for all the pregnant mother is a routine during the antenatal checkup in the organized sector। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के, जिसमें जो है साइन एंड सिम्टम्स जो है शो नहीं होते हैं, दैट मीन्स एसिम्टोमेटिक रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, साइटोलॉजिक स्क्रीनिंग करने हैं जितने भी प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं उनका। ठीक है, रूटीनली जब वो एंटीनेटल चेकअप के लिए आती हैं एंटीनेटल क्लिनिक पे या फिर जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो वहाँ पे कंटिन्यू हमको साइटोलॉजिक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करना है। एंड देन सेकेंड इज सिम्टोमेटिक केसेस, इन केसेस ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आइदर इन द अर्ली मंथ्स सिमुलेटिंग द threatened abortion or in the later month constituting the antepartum hemorrhage. The cervix should be inspected through a speculum at the earliest opportunity. If suspicion arises, a biopsy from the site of lesion confirms the diagnosis। ठीक है, तो यहाँ पे अब केस है सिम्टोमेटिक, दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉपरली साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन केसेस जहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग प्रेजेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो अर्ली मंथ में हमको प्रॉपरली विजुलाइज करना है कि वहाँ पे किसी टाइप का थ्रेटेंड एबॉर्शन तो नहीं है। ठीक है, और अगर लेटर मंथ में हो रहा है दैट इज सो इसमें क्या हो सकता है कि एंटीपार्टम हेमरेज से वो एसोसिएट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको प्रॉपरली क्या करना है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है, और जहाँ पे भी हमको सस्पिशियन लगता है या फिर सस्पेक्टेड लगता है कि सर्वाइकल कार्सिनोमा केस है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे, मतलब लिविंग टिश्यू को लेंगे और उसको सेंड करेंगे लेबोरेटरी। ठीक,
जो भी साइट ऑफ लीजन है, ठीक है, वहाँ से हम बायोप्सी करके वहाँ के टिश्यू को रिमूव करेंगे, ठीक है, और उसको सेंड करते हैं फॉर द कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। ओके, देन नेक्स्ट विल सी इफेक्ट्स ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द कार्सिनोमा सर्विक्स। ठीक है, अब मतलब प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑन द कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये देखते हैं। द मैलिग्नेंट प्रोसेस रिमेन्स अनअफेक्टेड, देयर मे बी अ रैपिड स्प्रेड फॉलोइंग द वजाइनल डिलीवरी एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के कारण कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है सर्वाइकल कार्सिनोमा में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, द मैलिग्नेंट प्रोसेस रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब अगर बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है तो वो ज़्यादा उसको अफेक्ट नहीं करता है। एंड देयर मे बी अ रैपिड स्प्रेड फॉलोइंग द वजाइनल डिलीवरी एंड द इंड्यूस्ड एबॉर्शन। बट अगर सर्वाइकल कार्सिनोमा का केस है तो ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी और ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड एबॉर्शन ये समटाइम्स स्प्रेड हो सकता है अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, देन सेकंड इज इफेक्ट्स ऑफ कार्सिनोमा ऑन दी प्रेगनेंसी। अब कार्सिनोमा का क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रेगनेंसी पे उसको देखते हैं। देयर इज़ इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ फर्स्ट इज एबॉर्शन। ठीक है, इस केस में जो है एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं अगर किसी विमेन में कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स प्रेजेंट है। देन प्री मैच्योर लेबर। ठीक है, टर्म कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाएगा, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोसिया। सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोसिया दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, वहाँ पे डिफ़िकल्टी इन लेबर एंड डिलीवरी हो सकता है। एंड इंजरी टू दी सर्विक्स एंड लोअर सेगमेंट लीडिंग टू ट्रोमेटिक पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर किसी टाइप का वहाँ पे इंजरी हुआ है इन दी सर्वाइकल रीजन और इन दी लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो उसके कारण क्या हो सकता है, ट्रोमेटिक पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। एंड देन लोक्योमेट्रा एंड दी पायोमेट्रिया। लोक्योमेट्रा दैट मीन्स दी डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस विद दी रिटेंड लोकिया, मतलब जो लोकियल डिस्चार्ज होता है वो अगर रिटेंड हो जाता है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी तो यूट्रस क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा। एंड पायोमेट्रा दैट मीन्स इट्स वन काइंड ऑफ यूट्राइन इन्फेक्शन, और समटाइम्स क्या हो सकता है, यूट्राइन सेप्सिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द कार्सिनोमा एंड इफेक्ट्स ऑफ कार्सिनोमा ऑन द प्रेगनेंसी। Then next we'll see the treatment of the carcinoma of cervix. So in the first trimester, radical hysterectomy with the fetus in uterus, pelvic lymphadenectomy एंड एओर्टिक नोड सैम्पलिंग आर डन। ठीक है, तो रेडिकल हिस्टेक्टमी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी सर्जन्स हैं वो रिमूव करते हैं समटाइम्स होल यूट्रस को, या फिर जो टिश्यू ऑन द साइड ऑफ यूट्रस, मतलब जिस भी एरिया में कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स जो है स्प्रेड हुआ है उस टिश्यू को कम्प्लीटली रिमूव करेंगे नियर द साइड ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड टॉप पार्ट ऑफ द वजाइना इज़ डन। ठीक है, तो ये ऐसा किया जाता है इसमें। और ये बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है रेडिकल हिस्टेक्टमी, ये किसी भी टाइप का अगर कैंसर प्रेजेंट होता है इन द जेनाइटल एरिया तो ये किया जाता है। एंड देन पेल्विक लिम्फेडेनेक्टोमी। ठीक है, वहाँ के जो भी लिम्फेटिक नोड्स जो कि अफेक्टेड हुए हैं उनको भी रिमूव किया जाता है पेल्विक रीजन के। एंड एओर्टिक नोड सैम्पलिंग आर डन, और उनका जो है एओर्टिक नोड को हम सैंपल के लिए सेंड करते हैं कि वेदर द सर्विक्स कार्सिनोमा हैज़ स्प्रेडेड टू दैट एरिया और नॉट। ठीक है, उसके लिए। एंड उफ्रोप्रेक्सी एट द टाइम ऑफ हिस्टेक्टोमी में भी डन। उफ्रोप्रेक्सी तो ये होता है एक्चुअली, दिस इंक्लूड फिक्सेशन ऑफ द ओवरी टू द पेल्विक वॉल। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जब हिस्टेक्टोमी प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं तो उसी टाइम हम डिसकनेक्शन कर देते हैं ओवरी का, मतलब यूट्रस से जो फैलोपियन ट्यूब है उसके थ्रू ओवरी कनेक्टेड रहता है, तो हम क्या करते हैं ओवरी को जो भी ओवेरियन लिगामेंट्स हैं उसके थ्रू या फिर जो यूट्राइन आर्टरीज वेन है उसके थ्रू वो कनेक्टेड है तो उसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस वुमेन की फर्टिलिटी जो है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, देन पोस्ट ऑपरेटिव इरेडिएशन फॉलोइंग द इवेलुएशन ऑफ द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। मतलब ये सब प्रोसीजर जब हम कर लेते हैं रेडिकल हिस्टेक्टमी एंड पेल्विक लिम्फ एडेनेक्टमी एंड उफ्रोप्रेक्सी, तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम उसका प्रोग्नोसिस लेवल देखते हैं कि वो प्रॉपरली उस कंडीशन से मतलब कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इरेडिएशन करते हैं। इरेडिएशन दैट मीन्स एक्सपोज टू द रेडिएशन इफेक्ट। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम जो भी कैंसरस सेल्स फॉर्म होते हैं उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं।
Then in the third trimester, radical hysterectomy as I previously told you, then pelvic lymphadenectomy after the classical cesarean section। ठीक है, जब भी हम cesarean section डिलीवरी कंडक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम pelvic रीजन के जो भी lymph nodes होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। एंड डाइसेक्शन में भी ईजी बट ब्लीडिंग इज़ ऑफन मोर इन प्रेगनेंसी। ठीक है, डाइसेक्शन दैट मीन्स एग्जामिनिंग इन पीस। ठीक है, जो भी एरिया है जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर जो है स्प्रेड हुआ है तो उस एरिया को हम बाय पीस, ठीक है, हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। लेकिन क्या होता है इसमें, बट ब्लीडिंग इज़ ऑफन मोर इन प्रेगनेंसी। लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होता है। एंड इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैनेजमेंट डिसीजंस आर मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कभी भी अगर सर्वाइकल कैंसर प्रेजेंट है या सस्पेक्टेड हमको पता चलता है तो उस टाइम पे ये डिसीज़न ले पाना कि कौन सा मैनेजमेंट करना है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इमोशनल रिलेशनशिप भी रहता है। ठीक है, कई सारे मदर जो है वो एग्री नहीं होते हैं, ठीक है, अपने मतलब किसी भी टाइप का सर्जिकल ऑपरेशन के लिए, तो इस वजह से मैनेजमेंट डिसीजन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यूरिंग दी सेकेंड ट्राइमेस्टर।